तो जब नॉलेज लेता है, एक नॉलेजेबल पर्सन है। वेट, मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आप समझ आए। एक नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेज जिसके पास भरपूर है, नॉलेजेबल नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन। सो वो उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? नॉलेज लेस के साथ, नॉलेज लेस के साथ। सो इसमें क्या मिलेगा? नॉलेजेबल पर्सन व्हेन गेट नॉलेज फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन व्हेन इम्पार्ट द नॉलेज टू नॉलेज लेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टीचिंग। नॉर्मली उसको अगर रिवर्स कर दो, जहाँ पे आप रिवर्स करके ये देख रहे हो कि नॉलेजलेस पर्सन गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस by the knowledgeless person from knowledgeable person, तो that is called learning। हम लोग किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं, कहाँ से सीखते हो? जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वहाँ से सीखते हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग। तो लर्निंग यहाँ पे दो तीन वर्ड बोला गया। लर्निंग इज ए की प्रोसेस, सॉरी, लर्निंग इज ए की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। इन ह्यूमन बिहेवियर इसको हम लोग की प्रोसेस बोल सकते हैं। की मतलब हो गया इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट प्रोसेस बोल सकते हो, की प्रोसेस। एंड इट इज डिफाइंड एज एनी रिलेटेबल परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो हम लोग जब भी नॉलेज लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में एज एन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट एक्सपीरियंस ये आपके बॉडी में नहीं आ सकता। तो ये वन काइंड ऑफ बोल सकते हो चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन एटीट्यूड और चेंज इन पर्सनालिटी, ये सब भी नॉलेज ही है। आपका ये एक बिहेवियर जैसा है। कोई किसी ने पूछ लिया कि लर्निंग से क्या चेंजेस आता है ना, आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है। ये बिहेवियर आप प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं जा सकते, ये बिहेवियर एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के थ्रू ही मिलता है। तो ये आपका मेन एमसीक्यू हो गया कि कैसे मिलता है? एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मिलता है। हो गया। एक डेफिनेशन देख लेते हैं, लर्निंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक एनी मेनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। तो यहाँ पे ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस क्या होता है? जिसको आप डे बाय डे करते हो, डे बाय डे करते हो, एंड ये ऑलवेज मूव करता है आगे की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया एंड इसका एरो मार्क किधर है? ऊपर की तरफ है, अपवर्ड जा रहा है। तो दैट मीन्स ये समझ सकते हो ये ग्रेजुअली चेंजेस हो रहा है एंड एवरी डे आप कुछ चीज़ों को एक्वायर कर रहे हो। तो यू एक्यूरेट मोर एंड मोर एंड मोर, एंड दैट इज द एडिंग अप प्रोसेस। मतलब एडिशंस हो रहे हैं, एडिंग अप प्रोसेस, एडिंग अप प्रोसेस, एडिंग अप प्रोसेस। तो दैट वन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस द इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट्स। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद ही हो सकता है पॉसिबल। जस्ट लाइक थॉर्नडाइक का कंसेप्ट भी आप जानते हो, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में पहला क्या था? जब स्टिमुली आता है तो उस बेसिस पे हम रेस्पॉन्स देना स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पॉन्स कब तक दोगे? जब तक एक्यूरेट रेस्पॉन्स ना आ जाए तब तक देंगे, जब तक हम लोग अपने एम की तरफ ना पहुंच जाए तब तक देंगे। तो दैट इज मेनी अटेम्प्ट्स, जो भी अटेम्प्ट्स उसने लिया हुआ है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अकॉर्डिंग टू मेनी एजुकेशनिस्ट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन की हैं लर्निंग रिलेटेड। अभी बोला गया लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन पर्सनालिटी, चेंज इन एवरीथिंग। सो ये जो एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, किस लिए हुआ? एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। जब हम लोग न्यू नॉलेज लेते हैं ना, उस अकॉर्डिंग ही आपके बॉडी में चेंजेस होता है। एंड इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, तो खाना बनाना इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ये एवरीडे के बेसिस पे आप थोड़ा 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 करोगे तो ये एक्सपीरियंस एडेड अप होते रहता है। ये क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे एंड जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं सब कुछ, तो हमें हमारा लास्ट प्रोडक्ट मिलता है जो कि लर्निंग है। तो ये लर्निंग किस बेसिस पे मिलता है? नॉलेज के बेसिस पे मिलता है। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों ने पहले जाना कि ये क्या है? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जस्ट लाइक द डेवलपमेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द womb पीरियड एंड एंड्स विद द टर्म पीरियड। सिमिलरली ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम लोग जिंदा हैं और जब तक हम लोग सीखने का कैपेसिटी रखते हैं और एक्सपीरियंस करने का कैपेसिटी रखते हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस हो गया। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जब आप कोई चीज़ सीख लेते हो ना, तो आपके बॉडी में या फिर आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, पर्सनालिटी में वो फिक्स हो जाता है। सो दैट ये रिलेटिवली परमानेंट है। मोस्ट प्रोबेबली ये परमानेंट चेंज होता है, ये टेम्पोररी नहीं है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। आप बोलोगे आप इंडिया में हो, लर्निंग कर रहे हो, क्या आप बाहर के कंट्री में गए, यूएसए, फ्रांस, जापान, जहाँ पे भी गए, क्या वहाँ पे लर्निंग नहीं करोगे? तो ये यूनिवर्सल होता है। मतलब जहाँ पर भी जाओ, जैसे भी रहो, फिर भी आप सीखते रहोगे। तो ये यूनिवर्सल है। एडजस्टमेंट, लर्निंग इज वन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट ऑल्सो। मतलब इफ यू वांट टू एडजस्ट इन वन सिचुएशन, देन यू डन इट, यू डिड इट। आप कर सकते हो, आपने किया भी है, पहले भी आपके साथ हो चुका है। तो ये एक एडजस्टमेंट है।
लर्निंग एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है, क्योंकि एडजस्टमेंट जब भी करते हो तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर सिमिलर सिचुएशन नेक्स्ट टाइम भी आता है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। पर्पसिव लर्निंग हमेशा कोई एक एम के ऊपर, गोल के ऊपर फिक्स रहता है, उसका एक डेफिनेट पर्पस रहता है जिसके बेसिस पे आप लर्निंग को कंटिन्यू करते हो। लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला गया, स्टार्टिंग विद द पीरियड एंडिंग विद द टर्म पीरियड, तो ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ये लर्निंग जो है ना ट्रांसफरेबल है, दैट मीन्स अगर सपोज एक बच्चे के पास ओल्ड कंसेप्ट है एंड वो चाहता है कि इसको ट्रांसफर करके न्यू लेके आए, तो ये पॉसिबल है। ओल्ड कंसेप्ट को रिमूव करो, न्यू कंसेप्ट को एडिशन करो, तो आपने एकोमोडेशन एसिमिलेशन पढ़ा हुआ है, वही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट वन, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग को मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बोला गया बिकॉज लर्निंग के थ्रू बहुत सारे जो एक्सपीरियंस आता है ये आपके बिहेवियर में ही शो होता है, तो ये वन काइंड ऑफ मोडिफिकेशन है बिहेवियर का। जो बिहेवियर ऑलरेडी आपके पास है या नहीं है जो भी चलेगा, बट वो समटाइम्स वो प्रैक्टिस के थ्रू वो चेंज हो जाता है। सपोज इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, एक बॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है, मैंने सपोज इसको क्या क्या नरिश कर दिया, जस्ट लाइक बॉल मैंने बोला, या फिर कोई भी बोल दो रफ सरफेस, तो उसको मैं स्मूथ भी कर सकती हूँ ना, कैसे, इसको घिस घिस के हम एक राउंड से दे सकते हैं, तो दैट मीन्स वन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन हुआ। तो वैसे बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आता है एग्जाम्स में, ऐसे पूछे जाते हैं कि डेफिनेशन आपको गिवन हो गई, ये आपको डेफिनेशन गिवन होगा एंड बोलेगा कि हु सेड दिस। ये डेफिनेशन आपको गिवन होगा एंड पूछा जाएगा कि हु सेड दिस और हु टोल्ड दिस। तो ये होता है कि ये दो डेफिनेशन बार बार ओटेड ओस्टेड में आ जाता है, ओटेड ओस्टेड, और आपका जो सीटेड है उस सब में आ जाता है, ओटेड ओस्टेड सीटेड। तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ कुछ डेफिनेशन से याद रखना है। फर्स्ट वन इज अ क्रू एंड क्रू। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट। लर्निंग क्या है, नॉर्मली हम लोग तीन वर्ड से समझ रहे हैं, HKA आप समझ लो, हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स। हैबिट्स मतलब आदत हो गया, नॉलेज मतलब ज्ञान, एटीट्यूड्स मतलब आपका पर्सनालिटी में और व्यक्तित्व में जो भी विभिन्नताएं हैं उसको हम लोग एटीट्यूड्स के पॉइंट से देख सकते हैं। तो लर्निंग की वजह से आप जो जो चीजें एक्वायर करते हो, लेते हो, वो सारे चेंजेस इसी तीन में से किसी में होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्रू एंड क्रू है। वुडवर्थ ने क्या बोला, नॉट वुडवर्थ, वुडवर्थ ने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और एक्विजिशन ऑफ हैबिट, मतलब जो प्रोसेस आपने किया, एक प्रक्रिया किया है जिससे आपने नॉलेज, हैबिट और एटीट्यूड को ग्रहण किया। अभी देखो लर्निंग थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं, आज थ्योरीज का नाम जानो, फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे। इस थ्योरीज को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दीज आर द फोर कैटेगरीज। ये चार कैटेगरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिहेवियरिज्म, सेकंड वन इज द कॉग्निटिविज्म, थर्ड वन इज द कंस्ट्रक्टिविज्म एंड द फोर्थ वन इज द ह्यूमनिज्म। बिहेवियरिज्म मतलब ये सारे बिहेवियर में जो चेंजेस होंगे उस रिलेटेड जिन्होंने भी थ्योरी दिया, दैट इज कॉल्ड द बिहेवियरिज्म। कॉग्निटिविज्म, इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर कैपेसिटी, योर इंसाइटफुल लर्निंग और योर जो भी बोल सकते हो कॉग्निशन और इंटेलिजेंस रिलेटेड होगा। कंस्ट्रक्शन, इट इज रिलेटेड टू बिल्डअप, कोई चीज़ों को बिल्ड करना है, तैयार करना है, तो उसके लिए होता है। ह्यूमनिज्म, दैट इज ये बोल सकते हो मनुष्यत्व और बोल सकते हो इंसानियत, इंसानियत। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दे रही हूँ एंड ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो, एंड ये कंसेप्ट को फ्यूचर में आपको पढ़ना ही है, मतलब बाद में मैं आपको हर एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी कि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम सिर्फ सीटेट को क्लियर करें, हमारा टारगेट है हमें जॉब भी चाहिए, प्लस हमारा टारगेट ये भी है कि अपकमिंग जो OES है उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहें। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्टेटस में भी वीडियोस को डालें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी पसंद कर रहे हो, जो भी बच्चे देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो, एंड लाइक करना ना भूलो, एंड अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सब करने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत हम लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को भी हेल्पफुल हो, बिकॉज ये पूरे फ्री क्लासेस होते हैं, तो इस वजह से। चलो नेक्स्ट, तो हमारा पहला कंसेप्ट था क्या, रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म। तो पैब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग, ये कंसेप्ट हुआ था डॉग के ऊपर। वाटसन बिहेवियरिज्म, देन थॉर्नडाइक्स ट्रायल एरर थ्योरी बिली के ऊपर है। स्क्रीनर ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल और कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ये आपका हुआ था रैट एंड पिजन के ऊपर। एंड क्लार्क हॉल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये बहुत ही अच्छा थ्योरी है, शॉर्टकट थ्योरी है, ये सेल्फ के ऊपर होता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर था। एंड गैगनेस हायर की थ्योरी, ये जो गैगनेस का कंसेप्ट है ये नीड्स के ऊपर है, आपके जो दैनंदिन जीवन में या एवरीडेज जो नीड्स होते हैं उसके ऊपर ये कंसेप्ट है। देन कॉग्निटिविज्म में आ जाते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट वन इज द इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, ये हुआ था
चिंपांजीज, गोरिल्लाज एंड एप्स के ऊपर। एंड जो मंकीज में ये सक्सेसफुल हुआ था, चिंपांजीज, मंकीज, गोरिल्लाज एंड एप्स के ऊपर। गोरिल्ला तो मतलब नॉर्मली होते नहीं है, मतलब उनको हम लोग एक्सपेरिमेंट में ले नहीं सकते, इसलिए मंकीज को मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता था। इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी में 3 साइंटिस्ट थे, कोपका, वर्दीमियर एंड कोलार। सो इसलिए इनको जेस्टाल थ्योरिस्ट भी बोला जाता है। जेस्टाल थ्योरीज क्यों बोला जाता है? जेस्टाल मतलब इंसाइटफुल लर्निंग, खुद को झांको, खुद को देखो, खुद से क्या सीख रहे हो उसके ऊपर है, तो इसलिए जेस्टाल थ्योरीज भी बोला जाए। ये थ्योरी को जेस्टाल थ्योरी भी बोलते हैं। एंड जो पहला मंकी था जिसके ऊपर कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम था सुल्तान, सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट हेब्स न्यूरो फिजियोलॉजिकल थ्योरी, न्यूरोफिजिकल फिजियोलॉजिकल थ्योरी। देन पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजेस का कंसेप्ट बोला गया है कॉग्निटिव कंसेप्ट। तो ये तो 4 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपके बुक में भी है। एक पियाजेस का कंसेप्ट है, गोल्डस्टेन का कंसेप्ट है, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन एंड कोलबर्ग का। ये 5 हो गए, 5 कंसेप्ट बहुत थे। नेक्स्ट टॉलमसाइन थ्योरी, ये टॉलमसाइन थ्योरी है। एंड लास्ट वन था लेविन्सफील्ड थ्योरी, लेविन्सफील्ड थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बाय पियाजे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बाय पियाजे। ये भी सेम कंसेप्ट है, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ Vygotsky, in that period, Piaget also come with that concept, that cognitive constructivism concept, and that is the concept of society with the intelligence of human being. So that cognitive constructivism theory was given by the Piaget also. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बाय वाइगोट्स्की, अनदर थ्योरी ये है कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर। कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है हमारा, जेंडर और रोल कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, सोसाइटी में, ये याद रखो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट पे है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर ने सोशल लर्निंग के अकॉर्डिंग डिस्कवरी लर्निंग को क्रिएट किया था। एंड फोर्थ वन इज द ऑसबल्स लर्न मीनिंगफुल लर्निंग, ऑसबल का मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट में चलते हैं ह्यूमनिज्म में, ह्यूमनिज्म में 2 कंसेप्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड कार्ल रोगर्स थ्योरी, कार्ल रोगर्स थ्योरी, कार्ल रोगर्स थ्योरी को सेल्फ थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, ये इतने कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू लर्निंग, तो बाद बाद में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। लर्निंग इज ए प्रोसेस क्यों बोला गया, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस क्यों है, इट इज रेफर्स टू द इंटरनल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, आप जब नॉलेज को एक्वायर करते हो, क्या ये विजिबल होता है फ्रॉम द आउटसाइड? नॉट, नो, नॉट पॉसिबल। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर मेमोरी, इट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, तो इसको हम लोग इंटरनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, अपने अंदर समझ सकते हो। अगर बोला जाए कि लर्निंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या कंस्ट्रक्ट करता है? नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है, ये एक्वायर करने में हेल्प करता है न्यू नॉलेज को। ये कॉग्निटिव के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटरनल भी है, एक्टिव प्रोसेस पे। कॉग्निटिव के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल भी है, एक्टिव प्रोसेस है। हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। अब देखो इसके ऊपर मैं बोल सकती हूँ कि अगर फर्स्ट पार्ट ये एक प्रोसेस है, तो लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑल्सो। क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट देता है, स्किल सीखते हो, नॉलेज सीखते हो या एक्वायर करते हो, इसलिए इसको प्रोडक्ट भी बोला गया। इसलिए मैंने बोला ना, जैसे कि आप सोच रहे हो एक काम कर रहे हो, एक काम का एक पॉइंट तक आपने गया, सब कुछ सीख लिया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग। ये एक प्रोसेस है। बट जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है आफ्टर गिविंग योर बेस्ट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस, सो आपको जो रिजल्ट मिलता है, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, उस अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मैं देती हूँ जो सीटेट में आ चुका है। लर्निंग इज डैश, क्या क्वेश्चन है? लर्निंग इज डैश। तो लर्निंग क्या है? 4 ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, 3 ऑप्शंस है ओनली। 3 ऑप्शंस मतलब 3 आंसर्स है, 3 आंसर्स का यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाया गया था। पहला वन और फर्स्ट वन, ये प्रोसेस, लर्निंग एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोडक्ट है। आप बोलोगे हाँ हाँ दोनों ही है, दोनों है। जब आप देखो नेक्स्ट वाला क्या है, लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। लर्निंग देखो पर्पसिव बोला गया, पर्पस के लिए करते हो तो ये प्रोसेस हो गया। गोल ओरिएंटेड बोला गया तो ये एंडिंग रिजल्ट तक आ गया। तो इसलिए आपका थर्ड आंसर भी करेक्ट है। बोलो अभी कैसे लिखे, सारा तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप एक काम करोगे 1 and 3 इज द बेस्ट वन, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ लर्निंग देख लो। टाइप्स ऑफ लर्निंग, बहुत वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग होता है। पहला सिग्नल लर्निंग, आप जानते हो सिग्नल, जैसे ट्रैफिक लाइट्स जानते हो ना, ट्रैफिक लाइट से सिग्नल, तो लर्न थ्रू सिग्नल्स वो होता है। जैसे साइन लैंग्वेज देते हो वो भी होगा। कंसेप्ट लर्निंग मतलब क्या होता है, बच्चों का जो एबिलिटीज है कि कुछ चीज़ों पे उनको डाउट आता है तो पूछते रहते हैं, वर्ड, व्हेन, वेयर, ऐसे पूछते रहते हैं। सो हम लोग मेनी कंसेप्ट को ना अपने बचपन से सीखते हैं, वही होता है कंसेप्ट लर्निंग।
मोटर लर्निंग क्या है? जस्ट लाइक द वर्किंग, यहाँ पे दो टाइप के मोटर, मतलब मूवमेंट को लेके हम लोग मोटर लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पे दो टाइप का लर्निंग होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर, एक होता है फाइन मोटर। अगर ग्रॉस मोटर में बोला जाता है तो बड़े मसल्स जहाँ पे यूज हो रहे हैं उसको हम लोग ग्रॉस मोटर बोलते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग एटसेट्रा। अगर फाइन मोटर में चले जाए तो जस्ट लाइक राइटिंग, होल्डिंग ए ग्लास, होल्डिंग ए पेन एटसेट्रा। वर्बल लर्निंग जहाँ पे वॉइस एंड लैंग्वेज का आप यूज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सपोज सोच लो कि एक दो चीज है और एक कंसेप्ट दिया गया, एक कंसेप्ट को समझ के दो चीजों को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। मतलब दो चीजों के अंदर जो विभिन्नताएं हैं उसको समझ पा रहे हो, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। देन सिक्स वन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, मतलब रूल्स को समझ के करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब नॉर्मली यहाँ पे आप सीख रहे हो रीजनिंग एबिलिटीज, अटेम्प्ट्स, इसके ऊपर। एंड लास्ट वन इज द एटीट्यूड लर्निंग, यहाँ पे आप अपना बिहेवियर के ऊपर, जस्ट लाइक क्या चीज करना है क्या चीज नहीं, उसके ऊपर आप करते हो। सो हो गया। नॉर्मली और भी टाइप्स हैं, मतलब अभी आता है चीज की लर्निंग ट्रांसफर होता है कि नहीं। जब आप लर्निंग को यूज करते हो तो कुछ लर्निंग आप तो सीख लेते हो, कुछ चीज़ों को लर्निंग के थ्रू आप सीख लेते हो, कुछ चीज़ों को आपके पास है उसे आपको रिमूव करना पड़ता है। तो ये इसको हम एट ए टाइम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेक्स प्रोसेस इजी। जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करते हो तो ये प्रोसेस इजी हो जाता है एंड मेंटल एबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्टली है टाइप्स में। देखो टाइप्स में क्या है? टाइप्स में है पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। तीन टाइप के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या है? एक सिचुएशन में सीखे गए कोई भी काम और एक्सपीरियंस दूसरे सिचुएशन में हेल्प करता है। सपोज आपको एक हाथ से, मतलब आपका राइट हैंड से आपको बहुत कुछ काम आता है, लेफ्ट हैंड थोड़ा स्लो है बट वो कर सकता है, तो दैट मीन्स क्या हुआ? आपने राइट हैंड से सीखा बट लेफ्ट हैंड ने उसको हेल्प कर दिया, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड ने हेल्प कर दिया। तो ये होता है पॉजिटिव, मतलब एक सिचुएशन में सीखा हुआ काम दूसरे सिचुएशन में क्या होता है? हेल्प करता है। नेगेटिव ट्रांसफर में ऑपोजिट है, एक सिचुएशन में सीखे गए काम कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है। एंड द लास्ट वन इज द न्यूट्रल। चाहे आप न्यू फील्ड में काम करो, न्यू सिचुएशन को लर्न करो, कुछ भी करो, तो लर्निंग ऑफ वन सिचुएशन ये नाइदर हेल्प करता हेल्पफुल है नॉर हार्मफुल है फॉर एनी अदर सिचुएशन। ये हो गया जीरो ट्रांसफर और नेचुरल ट्रांसफर, और दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल ट्रांसफर। नेचुरल बोल रही हूँ, न्यूट्रल ट्रांसफर। अभी देखो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब आप जान रहे हो कि ओनली यूज वन एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल जब भी बोला जाए तो एक एस्पेक्ट में, बॉडी का एक पार्ट में वर्क होगा। यूनि बोला गया ना, ऑल टुगेदर वर्क नहीं होगा, एक ही पार्ट काम करेगा। बाइलेटरल में वन साइड लर्निंग हो सकता है, वन साइड लर्निंग, और बोथ पार्ट, आपके बॉडी के सारे पार्ट्स अदर पार्ट्स में वर्क करेंगे। वर्टिकल लर्निंग क्या होता है? डायग्राम देख लो, यहाँ पे मैंने ट्राइग्राम भी बनाया हुआ है। अगर ये जो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये जो सिटिंग है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा, फिर यहाँ थोड़ा सीखा, यहाँ थोड़ा कम होते जा रहा है, तो इसको हम वर्टिकल लर्निंग बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ हॉराइजेंटल लर्निंग, तो हॉराइजेंटल लर्निंग क्या होता है? जो जैसे इधर, मतलब ट्राइंगल को उल्टा कर दो एंड कंसेप्ट को आगे लेके जाओ कि सीखना है, यहाँ 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 यहाँ, तो ये अगर चीज़ें होते हैं तो ये हॉराइजेंटल बोला जाता है, हॉराइजेंटल लर्निंग। ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। लर्निंग का थोड़ा कंसेप्ट मैंने आज आपको दिया। ये थर्ड क्लास है सीटेट के लिए और ओटेट ऑस्टेट के लिए, और अदर कोई KVS, NVS और OAVS के लिए भी, अदर जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये हेल्पफुल ज़रूर होगा। इसके बाद और भी कंसेप्ट हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी। कल इंग्लिश पेडागोजी का कुछ कंसेप्ट लेके आऊँगी, बिकॉज उसका कुछ पोर्शन है जो कि मुझे 5 to 6 डेज लग जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 हम लोग सीटेट के लिए और आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग MCQs से प्रैक्टिस करेंगे एंड होपफुली ये सब आपको हेल्पफुल लगे। अगर लग रहा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड सबके साथ शेयर करो, ताकि और भी मोटिवेशन मिले एंड बहुत सारे कंसेप्ट और लेके आ सको न्यू न्यू। थैंक यू सो मच। Thanks for watching my videos, and new viewers, please subscribe my channels, and new subscriber please share with everyone or share with others जो भी needy है। and चलो, have a good day। Good evening everyone, welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing well and stay healthy, stay awake, stay prepared, and let's start today's session. This is the class 3
जो भी वीडियोस नहीं देख रहे हो मगर उस वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, फिर मत बोलिएगा कि सीटेट ओटेट या कोई भी टीटी के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। सिर्फ सीटेट क्लियर करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद है हायर जॉब लेना। हम एजुकेशन सिस्टम में जो हायर पोस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन करें। जो क्विज़ ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो क्विज़ ग्रुप में ज्वाइन हो जाना बच्चे लोग। एंड क्विज़ ग्रुप में 9:30 को आज मैथ क्विज़ है, सीटेट पेपर 1 के रिलेटेड जो रेशियोज़ और एलसीएम एचसीएफ और जस्ट लाइक टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस हैं या सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को मैंने डाला है। 2 मिनट्स का टाइम है, पहले 2 मिनट्स करके हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 1 मिनट्स वाला। जो भी नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो प्लीज़ क्विज़ ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। क्विज़ ग्रुप में ज्वाइन होने से इवन इफ मैंने BA डिटेलिंग जो टेलीग्राम में हमारा चैनल है वहाँ पर भी लिंक छोड़ दिया है, जो ज्वाइन होना चाहते हैं आ जाना, वेलकम है सबको। अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग, पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बार बोलती हूँ कि इफ़ यू आर फ्री दैन प्लीज़ BA कंप्लीट करने से जो आपका पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन माइंड में आ गया एंड आप प्रिपेयर हो गए एंड आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं हो सकता। इवन इफ मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता, मैं डेली बेसिस में पढ़ती हूँ। एक गुड टीचर ऑलवेज 2 रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है, प्ले करना भी चाहिए। फर्स्ट वन, वो एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, दैट इज़ अ बेसिक वन, नर्सरी पॉइंट, ये फंडामेंटल बेस है। उसके बाद सेकंड थिंग, जब आप अच्छे लर्नर बन जाओ तो अच्छे टीचर बनना। जब भी आप कोई चीज़ों को समझो तो दूसरे लोगों को समझाने को ट्राई करो, वही है आपका एबिलिटी, आपका वन काइंड ऑफ एक टीचर का वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, उसके हैबिट्स, एटीट्यूड, जेस्चर, पॉजिटिविटी, ये सारे होते हैं एक टाइप के अस्त्र बोल सकते हो, वेपन्स हैं हमारे लिए, ये सारे वेपन्स हैं। ठीक है, चलो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा जितने टाइप का एजुकेशन सिस्टम है उसको। तो आप लोगों ने अभी तक जाना है कितने टाइप का एजुकेशन सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, राइट। कितने टाइप्स का एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, 3 टाइप्स का है। हाँ, 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो हम ना डायरेक्टली इसको इंडिविजुअल करके नहीं पढ़ेंगे, एट अ टाइम कंपैरिजन पढ़ते हैं। कंपैरिजन में क्या होता है, ऑलवेज माइंड सेटअप करो कि कंपैरिजन में पढ़ने से हमें पता चलेगा कि कौन से एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, या फिर उसका एम क्या है। तो उसी के ऊपर जब क्वेश्चन आता है आप कंफ्यूज नहीं होकर ऑप्शन, सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हम 3 टाइप के जो एजुकेशन सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन एंड द करिकुलम और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडिया, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स है। तो उन 3 टाइप्स को हम पहले हाईलाइट कर रहे हैं, उनको करने के बाद हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी चलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द फॉर्मल, सेकंड वन इज इनफॉर्मल एंड थर्ड वन इज द नॉन फॉर्मल। समटाइम्स वी आर वेरी कंफ्यूज्ड विद द फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड द नॉन फॉर्मल, बिकॉज द फॉर्मल वन इज जस्ट लाइक फॉर्मल लुकिंग हो गया, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में होता है, एक फिक्स्ड हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्रीज जहाँ से लेते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो इन जगह पे हम लोग फॉर्मल एटीट्यूड रखते हैं, जहाँ पे एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, फिक्स टाइमिंग होता है, सब कुछ फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड करिकुलम, फिक्स्ड टाइमिंग, फिक्स्ड क्रेडेंशियल्स और द फिक्स्ड एम। ठीक है, कि सारे बच्चों को हमें एजुकेट करना है, उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि उनको पढ़ना है, बड़ा बनना है, इतना होना चाहिए। बट इनफॉर्मल, दैट मीन्स फॉर्मल के साथ है बट नॉट अ फॉर्मल थिंग। ठीक है, इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, इनफॉर्मल मीन्स ये भी स्टैंडर्ड स्कूल सेटिंग में ही होता है बट आउटसाइड ऑफ द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल। सपोज ये स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल में हम स्टडी नहीं करेंगे, स्कूल के बाहर, बट स्कूल के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, करिकुलम्स हैं, सबको सेम वे से फिक्स करते हुए, सेम वे से हम चलाते हुए अलग जगह में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलाब्रेशन किया जाता है, एनलार्जमेंट, एक्सपीरियंस, कन्वर्सेशन किया जाता है, जितना हम रिदम और पेस के साथ नॉर्मल स्कूल में विद्यालय में जाते हैं उतना में नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मल धीरे धीरे होता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड एग्जामिनेशन नहीं है, फिक्स करिकुलम हम मेंटेन करते हैं, बट कभी कभी कुछ कुछ जगह पे फिक्स करिकुलम भी नहीं होता। नॉन फॉर्मल क्या है? इट इज़ एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, ये कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम हो सकता है और एक्टिविटीज़ हो सकता है जो कि कोई भी जगह पे आप करवा सकते हो। ठीक है, आउटसाइड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम, ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन विद द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल वन, ये पूरा आउटसाइड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है। ये लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर को क्या चाहिए, बेसिकली लर्नर को जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया, अंडरस्टूड। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं, इसके एम्स क्या है। पर्टिकुलरली देखो, कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स एंड नागार्जुना स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप लोगों के कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट मैटर में भी है, प्लस आपके कोई भी टीटी एग्जाम्स में जाओ एंड आप लोग तो अभी सीटेड ओटेट में हो, हम लोग सारे बड़े बड़े चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप लोगों को ना बहुत वास्ट चीज़ों को याद रखना है और वो बार बार प्रैक्टिस से ही होगा। 4 साल 5 साल लोग प्रैक्टिस करके भी फेल होते हैं, तो आप लोगों को बार बार करना होता है। बहुत लोग होते हैं ना जस्ट लाइक बोलते हैं नहीं इनको तो ये नहीं आ रहा है, खुद कितने कमज़ोर हो वो देख लो, पहले 1 मार्क 2 मार्क रखते हो फिर जाके कमेंट करो। एंड एक
चीज़ है, टीचर कभी भी घमंड नहीं दिखाते, इगोइस्टिक नहीं होते, एटीट्यूड नहीं दिखाते, जस्ट लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दी लर्निंग इट्स ओके, बट नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाना यहाँ पे, एंड किसी के लिए कमेंट नहीं करते। ये चीज़ एक पूरा रूल्स है बोल लो, जो कि हम बोल सकते हैं पूरे हिस्ट्री को देख लो एजुकेशन का, ये मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ कुरुक्षेत्र बच्चे तो पहले इसको अच्छे से सुन लो, बिकॉज ये आपका जो पेपर है सेकेंड ईयर का पेपर में ये मेंशन है, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम ऐसे सब्जेक्ट में मेंशन भी है, एंड ये सारे टीटीज में भी आ जाएंगे। तो देखो एम्स क्या है, इसके लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है। सर्टिफिकेट टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन, मतलब नॉर्मली हम लोग अगर 10 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं तो सबको हम सर्टिफाइड करना चाहते हैं कि ये यहाँ से एजुकेटेड है, इनको जॉब मिलेगी। इनफॉर्मल नो ऑब्जेक्टिव, इसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सडन लर्निंग जो आपको पढ़ना है उसी पे हम स्ट्रेस डालें। नॉन फॉर्मल, इससे हम ओनली नॉलेज बढ़ाते हैं एंड बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। प्लेस देखो, दैट इज इसका प्लेस क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल कॉलेजेस। इनफॉर्मल में नो डेफिनाइट प्लेस, और कोई एक डिफाइन नहीं किया गया कौन से प्लेस में होगा। कैन बी होम और लाइब्रेरी और ओपन स्पेस। नॉन फॉर्मल जो है कोई भी जगह पे हो सकता है, जैसे कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी में, या फिर ओपन स्पेस में, पेड़ के नीचे, घर पे हो सकता है। एज ग्रुप देखो, ये तो स्टूडेंट्स हैं, क्लास वाइज एज ग्रुप रहेगा। इनफॉर्मल में एंड नॉन फॉर्मल में कोई भी एज नहीं होता, जैसे कि आप लोग ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग इनफॉर्मल में भी है वो नॉन फॉर्मल, जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो ये वन काइंड ऑफ नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल का ही पार्ट होता है। ऑफलाइन भी वही है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग पे आप लोग नहीं आते, फिक्स ड्रेस कोड नहीं है। हम लोग कोर्सेज आज इसी टॉपिक को पढ़ना ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एज ग्रुप भी मेंशन नहीं होता, ठीक है। करिकुलम नो, फॉर्मल में करिकुलम फिक्स नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जब आप लोग स्कूल्स जाते हो तो कभी कभी देखना करिकुलम कुछ एक मेंशन किया गया बाई एनसीटी और एनसीएफ ऐसा मेंशन होता है, बट इन सर्टेन पॉइंट्स करिकुलम को हम पूरा मेंशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि इतना ही मुझे पढ़ना है, क्योंकि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जब बच्चा का चाहिए तब स्कूल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सारे ग्रोथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे नो मेंशन किया गया कि यहाँ पे करिकुलम है बट फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर आया फिक्स्ड, इनफॉर्मल में पूरा फिक्स रहता है, बच्चा जो चाहिए उतना ही पढ़ता है। नॉन फॉर्मल में फ्लेक्सिबल है, नीड बेस्ड है, ठीक है। टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन स्कूल्स में होते ही हैं, बट इनफॉर्मल में टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन नहीं होते, बट आप लोग जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। और क्या है, टाइम, फॉर्मल में टाइम रेस्ट्रिक्शन है, कोई बच्चा बीमार है तो उसका एग्जाम बाद में होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मल में रेस्ट्रिक्शन है कि टाइम मेंशन किया जाता है, एज पर दिस टाइम वहाँ पे एग्जामिनेशन। इनफॉर्मल नाइट लॉन्ग प्रोसेस है, नॉन फॉर्मल इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। स्कोप क्या है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं कोई एक लिमिटेड पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं सर्टिफाइड होने के लिए, तो लिमिटेड एंड नैरो है। इनफॉर्मल में स्कोप बहुत ही वास्ट रहता है, नॉन फॉर्मल में भी। एजेंसी क्या है, देखो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। इनफॉर्मल में होम मार्केट प्लेग्राउंड टेम्पल। नॉन फॉर्मल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जस्ट लाइक होमली प्लेसेस हो गए, या ट्यूटर आके पढ़ा दिया, ऑनलाइन पढ़ा लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, ये सब। रूल्स क्या है, देखो स्कूल्स में जब रूल्स आते हैं तो विजिट होते हैं एंड फिक्स रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, बट बाकी जो आपके इनफॉर्मल है वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। बट जब आप नॉन फॉर्मल में आते हो, जो घर में आपको एक ट्यूशन टीचर आएगा पढ़ाएगा, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे ही आएगा, तो ये फ्लेक्सिबल रूल्स के साथ कुछ रेगुलेशंस भी मेंशन करता है। सोर्स क्या है, टॉट बाय ट्रेन टीचर्स, टीचर्स ही पढ़ा सकता है जो कि ट्रेंड है। आपका जो इनफॉर्मल है कोई भी पर्सन पढ़ा सकता है, एंड यहाँ पे क्या है, कोई भी ट्यूटर आके पढ़ाएगा, टॉट बाय एक्सपीरियंस ट्रेनर और द। इसमें लास्ट में आएंगे, अभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये देखो कंफ्यूजन ये है, इंक्लूजन में क्या हुआ, ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम बाय देयर नाइबरहुड स्कूल्स, जो पास में स्कूल्स होंगे सबको इंक्लूडेड है, ये हो गया इंक्लूसिव। इंटीग्रेटेड क्या है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन और लर्निंग डिफिकल्टी चिल्ड्रन एक्सेप्टेड इन द ऑर्डिनरी स्कूल, जो भी डिसेबल्ड हैं उनको हम नॉर्मल स्कूल्स में डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी में डालना है। स्पेशल स्कूल, ये स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पार्शियल अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। स्पेशल स्कूल्स हैं, बच्चे जितना कर सकें उतना अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। इंटीग्रेटेड में पार्शियल मिलेगा। मेथड्स, करिकुलम सब अपने अपने जगह पे है, जिससे अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर्स इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग प्रोसेस, टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज, लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन। टीचर्स इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू ग्रुप, मतलब देखो स्पेशल ग्रुप है वहाँ तक ही लिमिटेड रहेगा। इसके लिए प्लानिंग किया जाता है, अगर नॉर्मल स्कूल देखें तो ये फॉर्मल है, जो इंटीग्रेटेड है नॉन फॉर्मल है, और बोल सकते हैं नो फॉर्मल। ये प्लानिंग होता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। अभी थोड़ा सा बैक करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्ट्री आप लोगों को जानना चाहिए क्या है।
कब से स्टार्ट हुआ था? हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट डीईपी, ओनली डीईपी बोला गया, डीपीईपी नहीं, डीईपी 1985 में ओपन हुआ, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आया था, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था, दैट इज 1986। द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन फॉर द डिजेबल्ड वन, मतलब डिजेबल्ड को हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डाल रहे हैं, जहाँ पे कि नॉर्मल स्कूल्स में डिजेबल्ड वन को पढ़ाया जाता है, ये 1987 में हुआ। 1995 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट बना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक स्कीम बना 1974 में। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में आया, जो इम्प्लीमेंट होते होते 2001 to 2 लगा। मेकिंग ऑल स्कूल्स डिसेबल्ड फ्रेंडली बाई 2020, एंड ये मार्च 2005 को बोला गया था कि बाई 2020 ये रखा गया है उम्मीद कि सारे स्कूल्स में डिसेबल्ड फ्रेंडली किया जाए, सारे बच्चे जो भी डिसेबल्ड हैं वो भी नॉर्मल स्कूल में आके एक्सेस कर सकें। तो आपको कितना याद रखना है? आपको याद रखता है कहाँ से, देख लो, फिर से देख लो, 19 सेंचुरी का सारा चल रहा है, 1985 से याद रखना है, 1985, 1986, ठीक है, 1987 प्रोजेक्ट आया, ठीक है, देन हमारा पीडब्ल्यू डी एक्ट बना, देन हमारा ये 1974 थोड़ा सा ऊपर चल जाता है, यहाँ पे एक स्कीम बना, देन इसके बाद सब शिक्षा अभियान है डिसेबल फ्रेंडली बनाएगा 2022 तक के अंदर, 2005 के अकॉर्डिंग। इतना पॉइंट से, इतना पॉइंट जान लेने से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, जो कि आपका कंफर्म हर एक एग्जाम में कर देगा। सो आई होप ये वीडियो आता है, तो आपके प्रिपरेशन के लिए, सिंगल टाइम प्रिपरेशन के लिए ही ये बनाया गया है। 50 क्वेश्चंस हैं, 50 प्लस भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशंस हैं, बट जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट वन इज द लर्निंग थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे, लर्निंग थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे, दिस वन, ओके, जीन पियाजे, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डैश, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो लर्निंग थ्योरी है जीन पियाजे ने, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट आया है ये किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से पॉइंट के ऊपर बेस्ड होता है? तो पॉइंट है हमारा रेडीनेस, मतलब तैयार होना, खुद के ब्रेन को तैयार करना, एसिमुलेट करने के लिए न्यू नॉलेज को क्या करने के लिए, जस्ट लाइक एक्मुलेट करने के लिए, एसिमुलेट करने के लिए। सो रेडीनेस इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रिज्यूम्ड टू बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए लेसन। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हम मतलब कौन ऐसे पर्सन है जिन्होंने स्टेप वाइज मैनर पे जो भी आप लेसन्स को जैसे पढ़ाते हैं उसको कैरी आउट करना सिखाया, तो इन पर्सन का नाम है हर्बर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट हम बोल सकते हैं। एंड हर्बर्ट को जो भी लेसन प्लान उन्होंने दिया था उनके अकॉर्डिंग ये नामकरण हुआ था या नामांकित हुआ था और नेम हुआ था बाय हिज नेम, दैट इज अ हर्बर्टियन लेसन प्लान, हर्बर्टियन प्रिंसिपल, हर्बर्टियन लेसन प्लान। एंड दिस लेसन प्लान इंक्लूड्स 6 पॉइंट्स, जो कि लेसन प्लान में 6 पॉइंट्स रहते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लेसन प्लान पढ़ाते वक्त। द फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन, second one is the presentation, third one is the comparison, generalization is the fourth one, application, then recapitulation। रिकैपिचुलेशन में आप इवेलुएट करते हो, अप्लाई करने के बाद बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना रिकॉल करे, उसके लिए रिकैपिचुलेशन रहता है। प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज वेयर वी नीड सम मटेरियल्स, वी अरेंज सम डाटा फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड एंड द स्कूल स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट दे प्रिपेयर देयर लेसन। आफ्टर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन इज द सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन, एंड इस सेकंड पॉइंट में हम बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सो दैट सर्विंग जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए। कंपैरिजन, अभी कोई पॉइंट्स आपने किया उससे पहले किसी और ने भी किया तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, दो चीज़ों के अंदर कंपेयर कर सकते हैं, दो थिंग्स के ऊपर कंपेयर हो सकता है, थॉट्स के ऊपर हो सकता है। जनरलाइजेशन, दैट इज अ जनरल आइडिया कमिंग आउट, दैट मीन्स आफ्टर कंपैरिजन बच्चा क्या नीड करता है या स्टूडेंट्स क्या नीड करते हैं वो पता चल जाता है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन, कैसे हम उसको डिफरेंट प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली रिकैप्चुलेशन, जहाँ पे बच्चों को हम इवेलुएट करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द हर्बर्टियन प्रिंसिपल, then or Howardian lesson plan. Then third one is we must stay present, do our best to form a class of person, Indian in blood and color, but English in test and in opinion, in moral and intellectual, which of the following boils the above sentence? तो
तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपने कहाँ सुना था याद है? लॉर्ड मैकले के कंसेप्ट में, मैकलेस मिनट में आपने सुना था कि वो ऐसे पर्सन्स बनाना चाहते हैं और ऐसे क्लास ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन बनाना चाहते हैं जहाँ पे पर्सन बाय कलर एंड बाय ब्लड इंडियन हो, बट उनका जो दिमाग होगा, उनका जो वैल्यूज होंगे, मोरल वैल्यूज होंगे, सपोर्ट करना चाहते हैं वो चीज़ बाय अट्रैक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश जैसा होना चाहिए, वो कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो ये लॉर्ड मैकले ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू हेल्प स्टूडेंट्स एलाबरेट एंड ऑर्गेनाइज न्यू नॉलेज। मतलब स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझना, उनको हेल्प करना प्रैक्टिकली एंड न्यू नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कौन से टाइप के लर्निंग में ये पॉसिबल होता है? तो यूज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को देखते हैं तब बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों को हेल्प चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस और दे कैन नॉट एनालाइज, वो एनालाइज नहीं कर सकते, दोनों के पॉइंट पे जो संदर्भ के अंदर जो तारतम्य है, उद्देश्य है, वो समझ नहीं पाते। इसलिए टीचर इस टाइप के लर्निंग में हेल्प करते हैं, न्यू ग्रास्प कर सकते हैं या ग्रैब कर सकते हैं, यूज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। देन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। When a teacher compliments two students for attractive illustrations in their arithmetic notebook, other students turn in illustration or illustrate arithmetic notebooks. This is an example of dash. देखो, ये बोला गया है जब हम क्या करते हैं कि दो स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, अट्रैक्टिव वे में काम किया, इलास्ट्रेशन दिया, एक एक चीज़ों को समझाया अरिथमेटिक बुक में, नोटबुक में, उसको देख के मतलब कंपैरिजन में, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में इन लोगों ने अच्छा किया। तो इन बच्चों को हम कैसे टाइप का रीइंफोर्समेंट देंगे? इन बच्चों को हम विकारियस रीइंफोर्समेंट देंगे। ये मतलब विकारियस मतलब होता है कि इनडायरेक्ट रीइंफोर्स देंगे। एंड रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट अल्बर्ट बंदूरा का है। उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया था कि कोई एक एग्जाम्पल में अगर बच्चे कुछ काम कर देते हैं तो उनको हम रिवार्ड करेंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो उस अकॉर्डिंग ये विकारियस रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मतलब आप जानते हो रीइंफोर्स करना या फिर सपोर्ट करना या फिर उनका बोल सकते हो उनको हेल्प करना कि उनको एक पर्टिकुलर अचीवमेंट मिल पाए। So that is Albert Bandura's concept, vicarious reinforcement. Then next question को चलते हैं. Which one of the following doesn't pertain to the philosophical veins of रविंद्रनाथ टैगोर? ऑलवेज बोल दूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती बनाया था, ठीक है ना, शांति निकेतन बनाया है, बहुत सारा चीज़ किया था, गीतांजलि को लिखा था, नोबेल प्राइज उनको मिला था, बहुत कुछ। बट उनका आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज था एंड उन्होंने बहुत सारा काम भी किया था। तो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को उन्होंने एडवोकेट किया था। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन मतलब कला संस्कृति में जैसे बढ़ावा हो, तो कला केंद्रित शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया था। सो आपको मैं बता दूं, ये जो होता है आपको पहले भी पता है कि हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन है उनको चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक है आइडियलिज्म, देन आता है नेचुरलिज्म, देन प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। आइडियलिज्म जो है आइडियल बेस्ड होते हैं, जैसे कि आप किसी पर्सन को पसंद किए एंड वो आपका पसंद क्यों है, बिकॉज वो आपका आइडियल है, आदर्श है, तो उसके बेस से अगर कोई चीज़ हो तो आइडियल बेस्ड आइडियलिज्म बोल सकते हो। नेचुरलिज्म जो कि नेचर के ऊपर बेस्ड है एंड ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैग्मेटिज्म दैट इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड नॉट प्रूवन और प्रूवन थिंग्स। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो प्रूव भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रैक्टिकली आप देख सकते हो या समझ सकते हो या कर सकते हो, तो उसके साथ वर्क करना प्रैग्मेटिज्म है। रियलिज्म ये पूरा क्या है ना, मतलब साइंटिफिक रियल एंड प्रूवन थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड वो साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक है और विज्ञान के साथ संबंधित होते हुए वो हम उसको प्रूव कर सकते हैं, तो उसके जैसे चीज़ों को हम रियलिज्म बोलते हैं। तो जो पर्सन लोग यहाँ पे थे उनके अकॉर्डिंग अगर आइडियलिस्ट बोला जाए, प्रैग्मेटिस्ट बोला जाएगा, नेचुरलिस्ट बोलेंगे और रियलिस्ट बोलेंगे। With specific reference to 7 नंबर पे आगे, with specific reference to classroom environment, all aspect one of the major components of listening is। अच्छा, लिसनिंग का, सुनने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बताओ? आंसरिंग, आंसर देना, ठीक है। अब जो बहुत अच्छे से समझ लेते हो फटाफट आंसर देना शुरू करते हो, तो ये आंसरिंग। देन देखो, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ये फ्रोबल है, फ्रोबल ने किंडरगार्टन मेथड को स्टार्ट किया था, ठीक है। किंडरगार्टन और प्लेवे मेथड फ्रोबल है। देन देखो, कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन वाज एंटाइटल्ड एज, जो कोठारी कमीशन का रिपोर्ट आया था उसका नाम क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। उसका नाम क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नंबर 10 में आ जाते हैं, फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ डैश।
ऑलवेज याद रखो, फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मली तो नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर्मली होगा तो एक रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ स्कूल में होगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, बट अगर इनफॉर्मली है तो कहीं पर भी हो सकता है। तो फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल एजुकेशन देने वाला एजेंसी के अंदर एक है। नंबर 11 पे आते हैं, द नेम ऑफ यशपाल कमिटी रिपोर्ट। 1993 में यशपाल कमिटी आया था। बिफोर मतलब हमारे 1986 में आया आपका एनपी, एनपी के बाद ही ये आया था। 1993 में यशपाल कमेटी आया था, एंड यशपाल कमेटी का एक अच्छा सा नाम दिया गया था उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब पढ़ाई ऐसा हो जैसे आपको बोझ ना लगे, तो दैट इज लर्निंग विदाउट बर्डन। देन देखो नंबर 12 में, द ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड करता है, दैट इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ह्यूरिस्टिक अप्रोच में लोग बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर देयर जो भी अप्रोच है उसके लिए। एंड यहाँ पे जिसने डिस्कवर किया था, जिसने इंक्वायरी बेस्ड जो भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच है उसका डिस्कवरी किया था, वो पर्सन का नाम है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत कुछ भी किया है, आप जानते भी हो, फिजिक्स के साथ वो लिंक्ड है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, किंडरगार्टन मेथड, प्लेवे मेथड, ये दोनों ही फ्रेडरिक फ्रोबल है। प्रोजेक्ट मेथड अगर बोला जाए तो ये है किलपैट्रिक, ह्यूरिस्टिक आपका H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेटिस। ठीक है, एक स्टेटमेंट बताती हूँ, स्पेयर द रॉड्स एंड स्पॉइल द चाइल्ड। पहले के टाइम पे ये स्टेटमेंट बहुत यूज किया जाता था थ्रू ब्रिटिशर्स, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। दिस assumption is related to the type of discipline which has been advocated। मतलब इसके अकॉर्डिंग बताओ कि कौन से टाइप का जो भी आप मतलब कौन से टाइप का जो डिसिप्लिन है जो कि कनेक्ट हो सकता है इस पॉइंट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब ये कौन सा टाइम पे आया था, विक्टोरियन ईरा पे आया था, विक्टोरियन ईरा। एंड ये जो कंसेप्ट है टोटली थॉर्नडाइक ने गिवन किया है, एंड उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, जो परमानेंट अभी का जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो वो है। नंबर 14 पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी बोथ एट प्रेजेंट। कौन से टाइप का एजुकेशन दोनों स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी जहाँ पे वो मौजूद है दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम एजुकेशन, ऐसे टाइप का एजुकेशन हो जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले तब अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम सोसाइटी में आगे इतना एज हो गया, अगर पैसा इनकम नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा एंड हमें कोई नहीं मानेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन। नंबर 15 पे देखो, द फर्स्ट स्कूल ऑफ इन्फेंट, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ा स्कूल और सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, दैट इज हिज मदर। उसके मदर ही उसके स्कूल है, उन्होंने ही जो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ कंसिडर्ड टीचिंग एज अ डैश। स्मिथ ने क्या बोला, स्मिथ ने बोला टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है, तीन स्तरीय बोल सकते हो, तीन रेखाओं के साथ जुड़ता हुआ ट्राइपोलर प्रोसेस है। अगर यहाँ पे बाइपोलर मेंशन होता तो उसको हम एलम से मेंशन करते, बिकॉज एलम ने बाइपोलर मोशन क्या हुआ है, बाइपोलर जो भी इंटरेक्शन है, मोशन एक्टिविटीज है, या फिर जस्ट लाइक टीचर स्टूडेंट्स बात करते हैं वो भी पॉसिबल है बाइपोलर में। बट ट्राइपोलर में तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एक है आपका टीचर, दूसरा है आपका स्टूडेंट, एंड चौथा है वे ऑफ जो भी लैंग्वेज और करिकुलम है जिसके थ्रू सब कुछ हम मोड ऑफ मटेरियल क्या लेंगे, मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा, एजुकेशन कैसे प्रॉपरली होगा, ये सारी चीजें उनको मेंशन कर सके। ठीक है, सो ट्राइपोलर तीन चीज याद रख लेना। ट्राइपोलर, एक में टीचर है, एक में स्टूडेंट है, एक है मीडिया और मोड, तो ये तीन चीज हो सकता है ट्राइपोलर प्रोसेस में। अभी देखो नंबर 17, हु हैज डिफाइंड द टर्म टीचिंग स्किल और ए सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर व्हिच इज specified, which is very specified types of educational objectives or having very special type of teaching objectional objectives, टीचिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे पूछा गया जो टीचिंग स्किल्स है किसने डिस्कवर किया था, टीचिंग स्किल्स को किसने बोला था एज ए मतलब सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर, मतलब टीचिंग बिहेवियर को किसने मेंशन करने बोला था, या फिर कैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बता दूं कि इसको, ये चीज डिस्कवर हुआ किसके थ्रू, इसको डिस्कवर किसने किया, गैग ने, किसने किया। तो हम कहाँ थे, हम थे नंबर 18 में। सो नंबर 18 का जो पॉइंट है देखो, दैट टीचिंग शुड बी डन इन द
नेचुरल एनवायरनमेंट, जब भी नेचर का बात आए कि नेचर में पढ़ना है, पेड़ के नीचे, जो थेस्ट ट्रुप में, या फिर मतलब प्रकृति के साथ अगर पढ़ना है तो उनका नाम क्या होगा? इसको किसने बोला है? टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं 19 में। स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय, मतलब टीचिंग बिहेवियर बोला गया है, आप में स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डिफरेंट वेज में हमें टीचिंग देना पड़ता है। सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीचिंग, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, बिहेवियर को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स चाहिए। तो ये चीज़ तो मतलब क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, सिर्फ ट्रिक्स रहते हैं कि आपको क्या बोलना है या फिर वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं नंबर 20 पे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ टीचिंग, कैन डिसिप्लिन कैन डिसिप्लिन प्रोड्यूस बिफोर इंटेलेक्ट और बेटर इंटेलेक्ट? अगर बोला गया, दो टाइप का ही क्वेश्चन आता है, बिफोर इंटेलेक्ट भी आता है, बेटर इंटेलेक्ट भी आता है। कभी कभी बोला जाता है जो हम लोग ट्रेडिशनल वे पे थ्योरीज को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, इससे क्या बच्चों का डिसिप्लिन मतलब और भी ज़्यादा डेवलप होता है, और डिसिप्लिन के द्वारा इंटेलेक्ट, आपका दिमागी जो सोच है वो डेवलप होता है। अगर ये डेवलप होता है तो किस वे से डेवलप होता है? ये बाय राइट मटेरियल एंड रोड मेमोराइजेशन। बिकॉज ट्रेडिशनल जब भी बात आए तो ट्रेडिशन मतलब होता है कि प्रीवियस हमें जो पढ़ाया जाता था, पहले के टाइम पे देखो ना, गुरुकुल सिस्टम में या फिर रामायण महाभारत कहीं पे भी आप देख ले, तो ये जो वैदिक सिस्टम है, वेदास हैं जो पढ़ाए जाते थे, वहाँ पे टीचर एक गुरु जैसे हैं, गुरु हैं, उनको गुरु बोला गया है, एंड शिष्य जो है स्टूडेंट्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वे, जो भी वे से पढ़ाया जाता था बच्चों को, वो ट्रेडिशनल मेथड था, जहाँ पे टीचर जो भी बोले, गुरु जो भी पढ़ाए, उससे वो गलत हो, सही हो, या फिर ज्ञान की बात हो या ऐसी बात हो, अपने एक्सपीरियंस से बताते थे। जो उन्होंने अपने लाइफ में सीखा है उसी को बताते थे, जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पे सुनते थे और याद रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कॉपीज, किताब या बुक्स नहीं होते थे, इसलिए। तो इस टाइप के जो भी प्रोसेस है, अगर मटेरियल जो भी सिलेक्ट किया जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट को आज पढ़ाया जाएगा, गुरु सिलेक्ट करते थे, एंड उसको ये क्या करते थे बच्चे? रोट मेमोराइजेशन करते थे, रट्टा मारते थे। तो ये प्रोसेस था पहले का। अगर मैं 21 में आ जाऊँ, सिंपोजियम। आप लोग बहुत जगह पे कंफ्यूज होते हो कि बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, आप बोलोगे कि कहाँ से आ गया, क्या है सिंपोजियम? सिंपोजियम, तो अब देखो ना, सिम मतलब आप क्या, मैं हिंट दे रही हूँ, सिम जहाँ पे भी देख लो ना, ये वर्ड हिंदी में देखो, इंग्लिश उड़िया जहाँ पे भी देखो, दैट मीन्स जुड़ना। ठीक है, सीन, सिम, ये सब मतलब होता है, ये जो सीन और सीन, इसका मतलब होता है फ्यूजन, जोड़ना। ठीक है, फ्यूजन। अभी देखो, हम जब ऐसे बोलते हैं सिंपोजियम क्या है, मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़ना रहता है, तो इसको कहा जाता है सॉक्रेटियन मेथड। इस टाइप के चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? सॉक्रेटियन मेथड्स में पढ़ते हैं। सॉक्रेटियन मेथड और डिस्कशन मेथड, जहाँ पे बहुत सारी कनेक्टेड चीजों को नॉलेज दिए जाते हैं, कनेक्टेड चीजों को जोड़ जोड़ के नॉलेज दिए जाते हैं। ये हो गया 21। अभी आते हैं 22 में। चलो 22 में मेंशन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जब भी मोरल डेवलपमेंट का बात आ जाए तो हमारे फेमस कौन है? कोलवर्ग साहब हैं, कोलवर्ग साहब, उनका नाम याद रख लें। अभी 23 में आ जाते हैं। If students do not understand what is taught in the class, the teacher should dash। देखो, मैं आपको पढ़ा लूँ, सपोज आपको मेरा पढ़ाई मतलब मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ नहीं आया, मतलब मैंने जो पढ़ाया वो समझ नहीं पाई, तो क्या वहाँ पे क्या मतलब टीचर वहाँ पे क्या करेंगे? कौन से स्टेप्स लेंगे? क्या टीचर आपको पढ़ाना छोड़ देंगे, या एरोगेंटली डाँट देंगे, या फिर आपको और भी पढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे, या फिर डिफरेंट वेज से पढ़ाएँगे? तो हमें सोचना है, जब भी कोई भी बच्चा को समझ नहीं आता है, कैसे उसको 100% तक समझ आए? तो उसके लिए जो बन पड़ता है करना पड़ता है, मटेरियल्स को डिफरेंट वेज से समझाना पड़ता है, जैसे कि बच्चा समझ ले। तो एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट में चलते हैं 24 में। द मेन पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मेन पर्पस क्या है एजुकेशन पॉलिसी का? द होल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, इंप्रूव करना। चेंज मतलब इंप्रूव, दैट इज हम बोलते हैं ना रिवोल्यूशन लाना, या फिर चेंजेस पूरा ट्रांजिशनल वे में जैसे चेंज होते हैं वैसे। हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, एडल्ट एजुकेशन करवा देंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर करवा देंगे, जीडीपी का ग्रोथ बढ़वा देंगे, सीट बढ़ा देंगे, एक्सेस कर लेंगे। देखो ना, हर एक पॉइंट पे एनपीए अपना छाप छोड़ रहा है, रोल दिखा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? टू इम्प्रूव द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूव द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हो गया। 25 में आ जाते हैं। In order to modify the undesirable behavior of a student, इन ऑर्डर टू मोडिफाई, जो बच्चे होते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे बदमाश होते हैं या कभी कभी बिहेवियर अच्छा नहीं करते, तो हम डिजायरेबल नहीं है कि बच्चे वैसा बिहेव करें। तो अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, मतलब आप मोडिफाई करना चाहते हो एक बदमाश बच्चे का बिहेवियर को, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको उसे पीटोगे, मारोगे, या फिर उसके पेरेंट्स के साथ बात करोगे, या फिर आप उसका एक्चुअल जो रीजन है क्यों वो वैसा बर्ताव कर रहा है उसको ढूंढोगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे।
तो मैं बता रही हूँ, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, क्यों बच्चा अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है, क्यों सबके लिए जो अच्छा हो वैसा बिहेव बच्चा नहीं कर रहा है, क्यों वैसा गंदी हरकतें कर रहे हैं, तो वो पहले ढूंढो, उसके बाद उसको सॉल्व करने को ट्राई करो, उसका रेमेडीज दो। ठीक है, समझ आ गया? 25 इजी है, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट टाइम छोटा सा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसलिए मैं बार बार दे रही हूँ। एनपी 1986, एनपीई 1986। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट में आ जाता है 27 में। The National Policy on Education (NP 1986) suggested the development of integrated programs for the dash. 1986 में भी बहुत कुछ हुआ था, बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन। ये बोल सकते हैं फाउंडेशन स्तर है, जिसके ऊपर भी हम बोल सकते हैं ना, जैसे मतलब होता है कि किसी चीज का न्यू रखना, तो ये न्यू वाला चीज है, मतलब वहां से ही स्टार्ट होगा, रूट है ये। तो वो क्या चीज क्या था, एसटीएसएस डेवलपमेंट क्या था, वो नॉर्मल गर्ल चाइल्ड्स के लिए भी काम किया था, टॉयलेट ब्लॉक्स बनाया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू बहुत कुछ काम किया, टीचर रेशियो को बढ़ाया गया, फिर फीमेल टीचर्स को रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन किया गया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स वर्ड सुन लो तो याद रख लेना, हैंडीकैप चिल्ड्रन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव जब भी सुन लो तो याद रख लो कि यहाँ पे हम फिजिकली जो चैलेंज्ड है उनको नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। फिर देखो नंबर 28, which of the following advocated or turning education as a forceful tool for the cultivation of social and mental और moral values। अगर मैं बोलूँ कि सोशल तो जितने भी वैल्यूज हैं, सोशल मोरल वैल्यूज को हम अगर कल्टीवेट करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो एक फोर्सफुल टूल जैसा काम करेगा एजुकेशन। तो ये किसने बोला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला। अभी देखो 29 पे आ जाते हैं, व्हाट इज अ करिकुलम कॉन्स्टेंट। अच्छा, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है बाधा। ठीक है, बाधा प्रिवेंशन जैसा हो। ठीक है, पाठ्यक्रम बाधा क्या है, अगर सही टाइम पे सही इंस्ट्रक्शन ना मिले, यही होता पाठ्यक्रम बाधा। तो यहाँ पे मेंशन भी है, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरीथिंग। क्योंकि ये करिकुलम का बात बोल रहा है, तो कोई भी चीज पे करिकुलम इंक्लूड्स एवरीथिंग, वेयर वी कैलकुलेट मेनी पॉइंट्स और वेयर वी मैनिपुलेट मैनी पॉइंट्स। तो करिकुलम ऐसा चीज है जहाँ पे हम इवैल्यूएशन भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे, हर एक लेवल पे। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शंस देते हुए अच्छा इंस्ट्रक्शंस ना दूं, सफिशिएंट टाइम पे ना दूं, या फिर प्रॉपर वे से ना दूं, तो क्या होगा, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक वन काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड करिकुलम कांस्टेंट। 30 पे आ जाता है, टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कवरी मेथड एंड एक्टिविटी मेथड डेवलप डैश। जब भी कोई डिस्कवरी बोले, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी और एक्टिविटी मतलब काम करके कुछ सीखना है, तो इससे क्या होता है पता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट। एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स तक आप मूव करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। मतलब एक पॉइंट पे खड़े हो, एक प्रॉब्लम है या एक कोई न्यू चीज देखा, वहां से आपने 10 आइडिया निकाले, तो ये होता है डाइवर्जेंट। अगर मैं बोलूँ 10 पॉइंट में मैंने सोचा, फिर मगर मुझे एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो ये होता है कन्वर्जेंट। फिर देखो 31, लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ वोकल सिंबल। लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ वोकल सिंबल। ये कौन सा सिस्टम है पता है आपको, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल एमसीक्यूज का टाइम नहीं है, मतलब एमसीक्यूज मतलब चॉइसेस मैं अभी दे नहीं सकती, बहुत टाइम कम हो रहा है, बहुत प्रिपरेशन बाकी है, बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन बाकी है। सो दैट जितना हो पा रहा है मैं दे रही हूँ। एंड अगेन मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे बीएड के फर्स्ट 2020 वाले बैच का। तो मे बी मैं उस टाइम फिर टाइम ना दे पाऊँ, ये 4-5 महीने। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा 50-50 100-100 क्वेश्चन मैं देते जाऊंगी। मेरी पॉसिबिलिटीज में अगर इतना भी हो रहा है तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सीडीपी क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग लास्ट 1-2 साल से सीडीपी के पीछे पड़े हुए हैं। इतने वीडियोस हैं, आप कर लो तो कोई भी बच्चा समझ जाए एंड लिख भी ले। ठीक है, नंबर 32 में आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जानते हो, वन काइंड ऑफ रिवार्ड देना, ठीक है, एंड बिहेवियर में चेंजेस लाना। ये कंसेप्ट किसने दिया था, स्किनर का कंसेप्ट है और किसी का नहीं, स्किनर। ओके, अभी देखो एक न्यू क्वेश्चन देती हूँ 33 का, व्हाट आर द 2 डायमेंशन ऑफ कोल्स मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत रेयर क्वेश्चन है। एक बार हम लोग कॉल्स मॉडल देख लेंगे, मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल देख लेंगे। तो उनका लर्निंग स्टाइल में ना 4 पॉइंट्स आते हैं, CRAA। C फॉर कंक्रीट, R फॉर रिफ्लेक्टिव, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड A फॉर एक्टिव। ठीक है, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन और एक है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन और कंसेप्चुलाइजेशन।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों दो डायमेंशंस हैं, एक्स एंड वाई सोच सकते हो, एक में कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन है तो दूसरा में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के रिलेटेड है। 34 में आ जाते हैं, ड्रामा इज बेस्ड ऑन व्हिच स्क्रिप्चर इन स्कूल। स्कूल में कैसे हम लोग ड्रामा करते थे? बाय प्रैक्टिसिंग। अपने अंदर से तो नहीं आ जाता है ना, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे वो बाय प्रैक्टिसिंग, लर्निंग बाय डूइंग, वो सीखते थे एंड करते थे। ठीक है, नंबर 35 में देख लो, comprehending the meaning, translation and interpolation are the specification of which category? अगर आप ट्रांसलेशन, मीनिंग, इंटरपोलेशन ये वर्ड्स को समझना चाहते हो, ट्रांसलेशन मतलब विस्तृत करना, मीनिंग मतलब उसका मतलब बताना, इंटरपोलेशन मतलब दो वर्ड्स के अंदर क्या संबंध है उसको बताना, तो ये सारे वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं पता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर देखे हो तो उसका पहले स्टार्ट होता है नॉलेज देन अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट पे ये सारा वर्ब्स प्रेजेंट था, जिससे ये हम लोग पढ़े थे कि उसमें क्या क्या आ सकता है। 36 में देख लो अब, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग इज डैश। अगर बोला जाए लर्निंग प्रोसेस, आप हर दिन पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो एंड मैं आपको जज कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, अगर थोड़ा थोड़ा करके जज करना रहा, देखो इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स, मैं आपको देख रही हूँ, मूल्यांकन कर रही हूँ, मॉनिटर्स अ लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लस आपका पढ़ाई को जज भी कर रही हूँ कि आप कैसे समझ रहे हो क्या कर रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, छोटे टाइम के लिए है, कम टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है, बिकॉज टीचिंग कितना टाइम के लिए हो सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे ज्यादा तो नहीं, उसी टाइम पे मैंने आपको इवेलुएट किया, तो ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, अभी देखो नंबर 37, unknown to known, unknown to known is advanced in which teaching method, is advanced in which teaching method। अगर बोला जाए unknown to known, किसी चीज को आप जानते नहीं थे फिर आप धीरे धीरे उसको समझते समझते known तक आए हो, तो ये कौन सा टीचिंग मेथड है? ये एनालिसिस टीचिंग मेथड है, जो कि हम लोग किस में करते थे? हम लोग नॉर्मली एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, और कोई काम करने से पहले अगर वो अननोन काम है उसके लिए करते हैं। 38 पे आ जाओ, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजिंग क्रिटिकल मेथड ऑफ टीचिंग। क्रिटिकल मेथड बोला गया है, क्रिटिकल बोला गया है, ठीक है, क्रिटिकल मतलब समझ लो कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो, ठीक है, उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को कैसे समझोगे? पहले रिकॉग्नाइज करोगे, देन आइडेंटिफाई करोगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, तो रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन द यूनिक कैपेबिलिटीज टू द स्टूडेंट्स और ऑफ द स्टूडेंट्स। 39 पे आ जाते हैं, what does the play way method develop in students? कौन सा play way method, मतलब what does, सॉरी, कौन सा play way बोल रही हूँ, प्ले वे मेथड बच्चों में क्या डेवलप करता है, कौन सा बोल रही थी, क्या डेवलप करता है, मतलब सपोज एक छोटा बच्चा हर दिन खेल के थ्रू ABCD 1 2 3 4 राइम्स सॉन्ग सब कुछ सीख रहा है, तो इससे उसका क्या डेवलप करेगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, छोटे बच्चे है ना। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट सा चीज, व्हाट इज स्वयं? स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वे ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये एम फॉर माइंड्स है, ये एस्पायरिंग है, ये यंग है, ये एक्टिव लर्निंग है, ये वेव है, ये स्टडी है, तो ये टोटल चीज को हमने क्या बोला? स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, जहाँ पे सारा कोर्स हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं बच्चों के लिए, एंड बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सब बच्चों के लिए। और एक चीज है, फुल फॉर्म है MOOC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मतलब बहुत अमाउंट पे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट है सब। स्वयं एंड MOOC, स्वयं भी मतलब ये प्लेटफॉर्म सारे आए हैं आफ्टर नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी के थ्रू ही, एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों के घर घर तक हमें पढ़ाई को पहुंचाना है, एजुकेशन को पहुंचाना है, इस वजह से। सो आज के लिए 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, और भी 60 क्वेश्चन अराउंड है, 60 क्वेश्चन चलेगा, बिकॉज 60 से ज़्यादा एवरीडे और भी मैं क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, लिख रही हूँ, एंड आपको बता रही हूँ, ये सब टाइप करने के लिए मेरे पास बिल्कुल लिटरली कुछ टाइम नहीं है। आई होप इतना तो आप कोऑपरेट कर सकते हो एंड समझ सकते हो, हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत समझ ही लोगे। तो पढ़ते रहो, क्योंकि डे बाय डे बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, अपडेट करवा रही हूँ आपको, ये सारा कोई भी बुक में प्रेजेंट नहीं है, सो दैट मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो स्वयं एंड MOOC ये भी याद रखो, बाकी क्वेश्चन सारे 1 2 बार रिवाइज करो, बिकॉज जो CDP के क्विजेस दे रहे हो रात को, वो धीरे धीरे क्या होगा कि प्रैक्टिस करो, फिर भी एग्जाम हॉल में जाके घबरा जाओगे एंड गलत लिख के आओगे, तो कॉन्फिडेंट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं, प्रिपरेशन लगे रहना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी
ओडिया, ये सब का ग्रामर कर लो। संधि, पर्यायवाची, दैट इज हम बोल सकते हैं विलोम शब्द। और और क्या बोल सकते हैं, जो वाक्य गठन और कितने टाइप के वाक्य होते हैं, व्यंजन वर्ण, जो भी वर्ण है वो सब कर लो। ग्रामर पे अगर इंग्लिश ग्रामर का बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का एक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रूल्स जानना। एंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो आपके पास्ट, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम जो है उसके रिकॉर्डिंग जो भी उसके फॉर्मूलाज हैं चार चार जो स्टेप्स में, उसको कर लीजिए। एंड एक एक करके एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आता ही है, ये वर्ड्स जानना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगेन मिलते हैं नेक्स्ट में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा सबके साथ शेयर कर दो, जितना हो पा रहा है हेल्प होना चाहिए सबको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपका सपोर्ट भी मुझे रहना चाहिए। थैंक यू फॉर seeing my video, watching my video and cooperate me.